खुदा से क्या मांगो उसके वास्ते, खुदा से क्या मांगो उसके वास्ते, सदा खुशियाँ ही हों उसके रास्ते। खुदा से क्या मांगो उसके वास्ते, सदा खुशियाँ ही हो उसके रास्ते, और हंसी उसके चेहरे पर रहे इस तरह, हंसी उसके चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूलों का साथ निभाती हो जिस तरह। तो दोस्तों आइए आप सबों का आज स्वागत करते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही चुनिंदा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं, जो कि आने वाली 2023 के इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, लाए गए हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का वीडियो ये आपको लगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं बहुत ही शानदार सवाल के साथ। आज के सेशन का जो पहला सवाल हमारा है वो कहता है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक के बारे में बात किया गया है कि उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक एक ऐसी वस्तु है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है बाबू, बढ़ाता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा करके साम्यावस्था तक पहले पहुंचने पे क्या कर देता है, विवश कर देता है। यानी अभिक्रिया का जो है वह क्या करता है, वेग को बढ़ाता है, और साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है बाबू, कम कर देता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है कि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता, और ये कब पॉसिबल होगा, जब अभिक्रिया का वेग हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और बहुत बार पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का जो प्रथम नियम है वह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा। और यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात हम लोग अगले प्रश्न की करते हैं। K3FeCN6 एक है, यह देखिए बाबू क्या है, तो यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या बाबू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिनको हम लोग जो है वह उपसहसंयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात हम लोग द्विक लवण की कर लेते हैं। तो द्विक लवण हुआ होता है जैसे KCl, MgCl2, 6H2O, ये आपका द्विक लवण का क्या है बाबू, उदाहरण है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की करते हैं। मीथेनॉल का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे मीथेनॉल क्या होता है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देंगे, मेथेन प्लस ऑल, यानी यहाँ पर मेथेन जो है वह क्या होता है, इसका संगत एल्किल समूह क्या होता है, मिथाइल या मेथिल होता है, और यहाँ पे ऑल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब इनके साधारण नाम पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका साधारण नाम होता है मेथिल अल्कोहल। क्या होता है बाबू इसका साधारण नाम, मेथिल अल्कोहल होता है। और अल्कोहल समूह में जो आपका OH मूलक रहता है ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है, फ्राइडलिक समतापी वक्र में 1/n गुणक का मान क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये रखना है ध्यान कि फ्राइडलिक समतापी वक्र में 1/n का गुणक का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। यानी हमेशा 0 और 1 के क्या होगा, मध्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्या है बाबू, सही जवाब है। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 96,500 कूलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त कराता है। यह भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास जो आपको निकालना है, यहाँ पर देखिए क्या है, Cu2+ और SO4-, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका
63.5 और बटा यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है 2, तो इसमें अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 31.75 के आसपास आता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31.75 या 76 ग्राम तांबा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है बटा जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया उससे हम लोग अगर भाग दे देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होता है बाबू, निकल जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय नहीं है? देखिए यहाँ पे अनुचुंबकीय कौन होते हैं बाबू, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जिनके पास क्या हो बाबू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो वो क्या कहलाते हैं बाबू, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो बात CO2+ आयन की कर लेते हैं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 3। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 मिलेगी। Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 मिलेगी। Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये तीनों के तीनों क्या होंगे बाबू, चूंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अनुचुंबकीय होंगे। क्या होंगे बाबू, अनुचुंबकीय। और इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CH3COOH का आयुपेक नाम क्या होता है? देखिए आयुपेक नाम से भी संबंधित सवाल रहता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1, 2 और 1, 2। इसका सबसे पहले मैं साधारण नाम आपको बता देता हूँ। इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है बाबू, एसिटिक अम्ल। और यह इसका क्या है, साधारण नाम है। आपको याद रखना है आयुपेक नाम हो जाएगा 1, 2, 2 कार्बन का संगत अल्केन एथेन और लास्ट में जो अनुलग्नक जुड़ता है एथेन प्लस ओइक अम्ल। क्या जुड़ता है बाबू, ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि ये COOH जो होता है बाबू, ये क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह में रहता है। किस में रहता है बाबू, कार्बोक्सिलिक समूह में रहता है। आपको ये ध्यान देना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है कि जब FeOH का होल 3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल में NaCl का घोल डाला जाता है, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल में NaCl का घोल डाला जाता है तो क्या होता है कि हमारा फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है और अवक्षेपित होकर के काला भूरा कैसा देता है बाबू, काला भूरा अवक्षेप देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेरिक ऑक्साइड सॉल में जब NaCl के घोल को मिलाएंगे तो किस रंग का अवक्षेप देता है, तो वो काला भूरा यानी डार्क ब्लैक रंग का क्या देता है, अवक्षेप देता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम में से किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है वो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या है बाबू, सही जवाब है। और इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप फटाफट बताते रहिए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। H2PTL6 का आयुपेक नाम क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। इसका आयुपेक नाम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दे देंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ पे प्लैटिनम की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं तो +4 आता है। हाइड्रोजन हेक्सा, हेक्सा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 4 आयन। अब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा आप पैसेंस रख करके बनाएंगे। ये धन मूलक, ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण मूलक हो जाएगा बाबू, आपको ये ध्यान देना है।
और इस तरह के क्वेश्चन जब ऋण मूलक हों तो लास्ट में क्या लग जाता है, धातु आयन के अंत में 8 अनुलग्नक लग जाता है और लास्ट में जो उसका आपका ऑक्सीकरण संख्या है वो आप उसे ज़रूर लिखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? ये आपको पता है कि हमारा जो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व जो होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन नहीं है जरा देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से Sn जो है, जो टीन है, ये वर्ग 14 का तत्व है। किसका है बाबू? वर्ग 14, तो निश्चित रूप से पी ब्लॉक के होंगे। एल्युमिनियम क्या है? वर्ग 13 के तत्व हैं, तो ये निश्चित रूप से पी ब्लॉक के तत्व होंगे। मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है। किसका तत्व है बाबू? वर्ग 2 का तत्व है। और पीबी जो है वह वर्ग 14 का तत्व है। किसका तत्व है बाबू? वर्ग 14 का। तो निश्चित रूप से हमारा जो मैग्नीशियम है ये वर्ग 2 का तत्व है, तो ये आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा बाबू? एस ब्लॉक के अंतर्गत। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर विद्युत अपघटनी सेल है और यहाँ पे हमारा एनोड है और यहाँ पे कैथोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वह कैथोड की तरफ से क्या करता है? प्रवेश करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कैथोड के तरफ से ये क्या करता है? प्रविष्ट करता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो तमाम प्रश्न जो है जिसमें भी आपको डाउट है हम वीडियो के माध्यम से सारा क्लियर कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CONH3 का हॉल 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? देखिए यह जो आपको यौगिक दिख रहा है अभी वर्तमान में स्क्रीन पे, वह आपका क्या है? जटिल यौगिक तो है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उदासीन जटिल यौगिक कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही जवाब है। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? एकल परमाणविक का मतलब होता है जिनकी परमाणुकता 1 होती है। तो जनरली जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वो एकल परमाणविक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? एकल परमाणविक होते हैं, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व हैं। है ना, अगर, कर, जीरो, रन, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सभी एकल परमाणविक होते हैं। बात क्लोरीन की कर लेते हैं तो ये द्विपरमाणविक होता है। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणविक होता है और ऑक्सीजन भी क्या होता है बाबू? द्विपरमाणविक होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो निश्चित रूप से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक रहेगी वह उतना शक्तिशाली माना जाएगा। और हैलोजन की बात कर लेते हैं तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनके ऑक्सीकारक क्रम है बाबू। ये इनके क्या है बाबू? ऑक्सीकारक क्रम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड का उदाहरण है? तो हमारा लायोफिलिक क्लोराइड का उदाहरण कौन होता है बाबू? गोंद हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। बात अगले प्रश्न की हम लोग कर लेते हैं। फिनॉल का सूत्र होता है, तो देखिए यहाँ पे बाबू आपका जो फिनॉल है वो यही है, C6H5OH, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है कि फिनॉल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बाबू? वो अम्लीय होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीलियम का सूत्र क्या है? हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो मोनाजाइट होता है, ये भी याद रखना है। ये क्या होता है? एकल परमाणविक होता है, यह भी याद रखना है। और सबसे हल्की गैस होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो हीलियम का जो संकेत होता है वो He होता है। क्या होता है बाबू? He। परमाणु संख्या क्या होता है इसका? 2 होता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एल्डोल संघनन में वही भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे देखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वैसे एल्डिहाइड जो है वह क्या लेंगे, तो वह जो है वह एल्डोल संघनन में भाग लेंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एस्टल्डिहाइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न है SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखिए यहाँ पे सल्फर का निकालना है तो सल्फर का X मान लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, अवस्था सदैव -1 होती है। क्या होती है बाबू? सदैव -1 होती है। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे हम लोग, =0, x +6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? आप देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को हम लोग बाखूबी और सोच समझ करके बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रतिचुंबकीय हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो बाबू? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो उसको हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें 1 और इसमें Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये तीनों जो आयन हैं ये क्या हो जाएंगे? अनुचुंबकीय हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो श्रृंखलन गुण जिसको हम लोग केटेनेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? केटेनेशन गुण बोलते हैं। तो ये केटेनेशन गुण जो है वह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू? कार्बन में। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या, जिसको हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि Na2 जो कंपाउंड है Na2O, इसमें आपको अगर आपको सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो क्या मारना है बाबू? 4। और अगर ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना है तो क्या मारना है? 8। तो यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है? सोडियम का। तो सोडियम का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इसमें POH बॉन्ड की संख्या आप देखिए 1, 2 और POH बॉन्ड की संख्या 3। यानी POH बॉन्ड की संख्या जो होती है वो 3 होती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। बात हम लोग इसकी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखते हैं, किसकी अभिक्रिया को देखते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु को देखते हैं कि अर्ध आयु, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू आप गौर से देखिएगा, T½ = 0.693 बटा क्या होता है? K। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए कार्बन जो है वह सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण दर्शाता है, सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण दर्शाता है। और ये वर्ग 14 का तत्व है, ये भी आपको पता है। और इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बाबू? 4 होती है। ये हमको याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस विलयन के 200 ml में, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हों तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए यहाँ से क्या है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर हम लोगों को फॉर्मूला पता है
कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है बाबू, बटा विलयन का आयतन लीटर में, बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मोलरता बराबर जो आपका हो जाएगा वो विलय के मोलों की संख्या को आपको निकालना है, तो 2 ग्राम और बटा 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा 1/20 मोल। अब यहाँ से 1/20 मोल आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना होगा, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 1000। फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के साथ, यानी 1000/20 × 200। अब यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा आपका, 5 बार में कटेगा, और 5 चौका 20 यानी 1/4। ये लगभग जो है वह कितना आ जाएगा बाबू, 0.25। कितना आ जाएगा 25। और मोलरता की जो इकाई होती है मोलरता की, वो मोल पर लीटर होता है। क्या होता है बाबू, मोल पर लीटर, यानी ध्यान से आप याद रखेंगे इसे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बेंजीन का सरल सूत्र होता है, देखिए बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है, और इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र, इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है ये होता है CH। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है बाबू, CH। तो C6H6 आणविक सूत्र है, और आपका मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो मूलानुपाती सूत्र आपका CH है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जब कार्बनिक यौगिक है बाबू, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना कार्बन की उपस्थिति के वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहे जा सकते। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे हीरा, क्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट, ये दोनों किसके उदाहरण है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। और आपके साधारण नमक भी क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो यहाँ पे ओ क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। K4FeCN6 में फेरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे निश्चित रूप से देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है फेरस का, तो पोटेशियम का +1 × 4 प्लस फेरस का x प्लस साइनाइड का -1 × 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और +4 प्लस x -6 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा +2। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रता क्या होगा। तो घोल का मोलल सांद्रता यानी मोललता आपको निकालना है। क्या निकालना बाबू, मोललता। तो मोललता निकालना बिल्कुल सिंपल है। मोललता बराबर क्या होता है बाबू, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और बटा क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान के जी में, विलायक का द्रव्यमान के जी में। अब यहाँ से देखिए क्या है कि बिलियन जो है वह क्या है 234.2 ग्राम है, और इसमें चीनी कितना घुला हुआ 34.2 ग्राम, तो पानी कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से मोललता बराबर स्मॉल m हम लोग चलेंगे आगे, तो यहाँ से ध्यान देंगे विलय के मोलों की संख्या क्या है, चीनी है, तो चीनी का हम लोगों को पता है 34.2 बटा 342 है ना, इतना ग्राम है और इतना ग्राम पर मोल, और बटा ये चीनी का मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकाला है जो आपको भी आता है, और विलायक का जो है वह द्रव्यमान के जी में, तो विलायक आपका 200 ग्राम है, और 200 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये किस में चला जाएगा बाबू, केजी में चला जाएगा। अब जरा सा आपको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 342 इस तरह से, और ये आपका चौथा टर्म ऊपर चला जाएगा और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा नीचे रह जाएगा, तो ये 5 बार में आपका कट जाएगा,
और इस तरह से यहाँ पे आपका एक 0 आ जाएगा और आसानी से हम लोग 10 बार में इसको काटेंगे, फिर ये 2 बार में कट जाएगा यानी 1/2 यानी 0.5। अब इसके यूनिट को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, तो मोल ऊपर गया और केजी नीचे है, तो मोल पर केजी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी मोललता की इकाई जो होती है वो मोल पर क्या होती है बाबू, केजी होती है। ताप द्वारा ये प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसे ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न होता है हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है। तो देखिए हीरे में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है, क्योंकि हीरा जो है वह क्या होता है बाबू, उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, इस वजह से आपका sp3 उसका प्रसंकरण होता है। और sp2 प्रसंकरण जो है वह ग्रेफाइट और फ्लोरीन में होता है। किस में होता है बाबू, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान है। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान उस पर निर्भर करता है जिसमें कि जो है वह क्या होता है, अधिकता में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी वैसा अभिकारक जिसकी सांद्रता जो है वह अधिक मात्रा में मौजूद हो, उसी पर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये शानदार सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।